अ, सबसे पहले हम सभी बुद्धिमान गुरु जी को याद करते हैं और फिर क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी और रेस्पिरेशन, और उसके बाद हम शुरू करेंगे अस्थमा और उसके रिलेटेड डिजीजेज जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड होती है, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस एंड सीओपीडी। ठीक है। तो जैसे कि हम आज अपनी क्लासेस में देखते हैं कि हम पहले नॉर्मल सिचुएशन, नॉर्मल कंडीशन यानी एनाटॉमी ऑफ किसी सिस्टम की और फिजियोलॉजी, नॉर्मल फंक्शनिंग देखते हैं, तभी हम समझ पाएंगे कि एक्चुअली बीमारी क्या है। तो इसीलिए हम पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम को थोड़ा समझ लेते हैं कि एक्चुअली उसकी नॉर्मल स्ट्रक्चर और उसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या है, उसके बाद हम डिजीज पे जाएंगे। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा क्या है कि जिस उसको रेस्पिरेटरी सिस्टम को अ, हम वेंटिलेटरी सिस्टम भी बोलते हैं। जैसे हम पेशेंट जब सीरियस कंडीशन में होता है तो उसको वेंटिलेशन पे रखते हैं। तो वेंटिलेशन का मतलब है कि वही बेसिकली रेस्पिरेशन से संबंधित होता है। तो उसी को हम इसको कई बार डॉक्टर्स या मेडिकल लैंग्वेज में वेंटिलेटरी वेंटिलेटरी सिस्टम भी बोल देते हैं। ठीक है। अब अ, वो क्या है जो स्पेसिफिक ऑर्गन है इसमें सिस्टम में। जैसे कि हम सभी जानते हैं कोई सिस्टम बनता है तो बहुत सारे ऑर्गन्स से मिलकर कोई सिस्टम बनता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो ऑर्गन्स होते हैं वो बेसिकली क्या काम करते हैं, वो गैसेस एक्सचेंज का मतलब, जैसे कि जो हमने जो ऑक्सीजन ली उस ऑक्सीजन को हमारे शरीर के सभी सेल्स तक पहुंचाना होता है। ठीक है। एक सेकंड में सबको म्यूट कर देती हूँ, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा है। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो लास्ट में अनम्यूट कर लीजिएगा। ठीक है। ठीक है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हम जो सांस लेते हैं, मतलब हमने जो ऑक्सीजन इनहेल की है, जो सांस ली है, उसको बेसिकली हमारे वो क्यों जरूरी है, वो हमारे हर सेल तक जाना जरूरी है। और क्योंकि वो हमारे जो शरीर का हर सेल है उस ऑक्सीजन से लेकर कुछ प्रोसेस करेगा, कुछ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, बायोकेमिकल प्रोसेस होगा, उसको यूज करेगी, उससे एनर्जी बनाने में और सब बाकी सारे प्रोसेस में। उसके बाद उस सारी जो सेल के अंदर, ईच सेल के, हर एक सेल के अंदर जो फिर बायोकेमिकल प्रोसेस होगा या जो फिर मेटाबॉलिक जो भी प्रक्रियाएं होंगी, उसके बाद जो CO2 निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, वो सारी सेल्स से होती हुई, ब्लड के थ्रू होती हुई हमारी फिर एल्वुलाई में आएगी और उसको वापस हम एक्सेल करेंगे। तो ये प्रोसेस में जो भी हमारा ऑर्गन पार्टिसिपेट करता है, मतलब जो जो ऑर्गन रहते हैं वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में आते हैं। ठीक है। तो उसमें कौन कौन से सिस्टम आएंगे, तो उसमें हमारा नोज और नेजल कैविटी आता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में। फेरिंग्स आता है, लैरिंग्स, ट्रैकिया, टू ब्रोंकियाई। तो जैसे कि हमने देखा है कि ब्रोंकियाई लिखा है, तो अगर एक होता तो हम क्या लिखते, ब्रोंकस लिखते। तो ब्रोंकाई लिखा है CHI, यानी कि वो दो है। जैसे कि कोई सिंगुलर वर्ड लिखा होता है तो US वाली टर्म लिखी होती है कि प्लूरल में वो आई लग जाती है। ठीक है। जैसे हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, कैलकुलस और कैलकुलाई। आई थिंक आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि अब ऐसे धीरे धीरे हम थोड़ा और चीजों को समझते जाएंगे और कुछ ही टाइम में हम बिल्कुल हर चीज को अच्छे से समझ पाएंगे, हर वर्ड्स को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है। और फिर नेक्स्ट चलते हैं ब्रोंकियोल्स और टू लंग्स। ठीक है। तो ये सारे जो ऑर्गन है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है और हम इन सबको आप डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं, सबसे पहले देखते हैं नोज और नेजल कैविटी को। तो नोज और नेजल कैविटी में क्या क्या आता है कि मैं डायग्राम के थ्रू दिखाती हूँ अभी। ये नोज और नेजल कैविटी, मतलब नोज, जहाँ हमारी नोज है उसके अंदर का जो भाग है वो नेजल कैविटी कहलाएगी। ठीक है। और इस तरह से वो कनेक्टेड रहता है। तो हम जब बोलते हैं ना कि हमारा ENT डिपार्टमेंट, यानी ईयर, नोज और थ्रोट डिपार्टमेंट, यानी ENT डिपार्टमेंट का काम क्या होता है, बेसिकली इस रीजन पे होता है ना। ठीक है। हमारा
ईयर, हमारा नोज और हमारा थ्रोट जो है वो कनेक्टेड, यानी हम कनेक्टेड रहता है। तो हमारा ये नोज वाला, नोज जो है वो जहाँ मिलती है, वो उसके बाद हमारा थ्रोट, गले वाला पोर्शन, ये जो नोज अंदर जाएगी तो ये जो गला वाला पार्ट आ जाएगा, और इधर ही हमारी कान की डक्ट, ठीक है, वो खुलती है। ठीक है, तो इसीलिए ये वाला जो है, ये देखो ऑडिटरी यूस्टियन ट्यूब की ये ओपनिंग है, ये वाली जगह जो है इस डायग्राम में यहाँ देख सकते हैं, राइट मोस्ट पे ये वाली जहाँ मेरा पॉइंटर है, वो है ओपनिंग ऑफ ऑडिटरी ट्यूब या यूस्टेशियन ट्यूब, यानी जो कान से रिलेटेड, जो कान से आती है वो ट्यूब, वो उसकी ओपनिंग है यहाँ पर। तो मतलब ये जो हिस्सा है वो हमारा ईएनटी डिपार्टमेंट, यानी नाक, थ्रोट और कान जो है कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, तो ये वाले पोर्शन को हमारा नेजल कैविटी बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या क्या होता है, टू टू कैविटीज होती है डिवाइडेड बाय एक सेप्टम, नेजल सेप्टम, उसके बीच में एक सेप्टम होता है, नेजल सेप्टम। वही अभी किसी ने शायद कुछ दिन पहले ग्रुप में एक क्वेश्चन डाला था कि ये बच्ची ठीक हो सकती है कि नहीं, शायद उसका डेविएटेड सेप्टम था, नेजल सेप्टम था, मतलब सेप्टम शायद मतलब वो हो गया था, टेढ़ा हो गया था। तो कई बार क्या होता है कि किसी की इंजरी होती है, जैसे इस अवधि तक क्या होता है कि गिरने की वजह से या चोट, बॉल वगैरह लग जाती है, तो ये जो बीच का जो सेप्टम है, नोजल नेजल सेप्टम, वो टेढ़ा हो जाता है। ठीक है, तो उस केस में हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों कुछ नहीं कर सकते? वो डेविएट हो गया, वो टेढ़ा हो गया है, तो हम बस फिजिकल पॉइंट देके उसको थोड़ा सा सीधा करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई केमिकल पॉइंट नहीं है जो उस डेविएटेड नेजल सेप्टम को सीधा कर सकते। ठीक है, उसमें सेम, उसमें सर्जरी ही होती है, वो डीएनएस सर्जरी होती है, डेविएटेड नेजल सेप्टम, मतलब नेजल सेप्टम जो है डेविएट हो गया है, वो राइट लेफ्ट कहीं चला गया है, तो उसमें वही सेप्टम, इसी सेप्टम की सर्जरी होती है, डीएनएस सर्जरी। ठीक है, डेविएटेड नेजल सेप्टम। ठीक है, फिर क्या हो गया, ये देखा हमने, उसका जो रूप रूप होता है वो एथमॉइड बोन, ये बोन है, ऊपर जो है वो एथमॉइड बोन होती है, नीचे हमारा माउथ होता है नेजल कैविटी में, मीडियन वॉल पे सेप्टम और लेटरल साइड पे मैक्सिलरी बोन होता है। ठीक है, तो ये हम इस डायग्राम में देख ही चुके हैं। ठीक है, अब एक साइनस भी इसमें दिखाया गया है, यहाँ पर साइनस भी है, 5 साइनस भी हमारे, 5 साइनस होते हैं। तो अगर, आई थिंक सभी जानते होंगे साइनस के बारे में, लेकिन फिर भी थोड़ा सा साइनस के बारे में यही बता देती हूँ कि साइनस क्या होता है, कि जो हम साइनस की बीमारी जिसको बोलते हैं, जिसमें हमारा सब ब्लॉक हो जाती है ना, तो वो बीमारी का नाम है साइनसाइटिस। तो साइनसाइटिस का मतलब है कि साइनस में इन्फ्लेमेशन। साइनस क्या है, हमारी स्कल में 5 पेयर में गड्ढे होते हैं, मतलब गड्ढे हैं, 5 साइनसेस होते हैं हमारे, यानी वो स्कल को लाइट बनाने के लिए गड्ढे हैं, छेद है, होल है, जो कि हमारी खोपड़ी में ही है, हमारी जो खोपड़ी की स्कल की बोन है उसमें ही 5 छेद है, 5 पेयर में, मतलब दोनों साइड लेफ्ट राइट में इस तरह से छेद हैं, जिनको साइनस बोलते हैं, ताकि उसको स्कल को लाइट बनाया जा सके। ठीक है, अब उस छेद में म्यूकस जब भर जाता है, ये हमारा सब कनेक्टेड है ना, हम देख रहे हैं सारे साइनस कनेक्टेड है हमारे इससे, तब ये म्यूकस जब ज्यादा बनता है, हमारे नेजल कैविटी में भी म्यूकस है, अंदर है ना, तो म्यूकस मेम्ब्रेन है, तो म्यूकस जब वो जो म्यूकस प्रोडक्शन ज्यादा होता है इन्फ्लेमेशन की वजह से, तो वो म्यूकस उस उन साइनसेस में भर जाता है, तो उसको बोलते हैं साइनोसाइटिस, यानी साइनस में हो गया इन्फ्लेमेशन। साइनस बीमारी का नाम नहीं है, बीमारी का नाम साइनसाइटिस है, क्योंकि मतलब इसमें साइनस में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, म्यूकस भर जाता है, ब्लॉकेज हो जाती है, तो ये साइनस भी हमारे नेजल कैविटी से कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। रेस्पिरेटरी फंक्शन, इसका नोज और नेजल कैविटी का फंक्शन क्या होता है, कि जैसे कोई एयर हमारे नोज से थ्रू जाती है, तो ऐसा नहीं है, ऐसे तो हम कई बार क्या होता है कि हम किसी गर्म जगह गए हैं तो गर्म हवा नाक में जा रही है, कि हम बहुत ठंडी जगह जा रहे हैं तो ठंडी हवा जा रही है, तो हमारी बॉडी में का, क्योंकि जैसे हम सभी जानते हैं कि बॉडी का एक एप्रोप्रिएट टेम्परेचर है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर इतना ही रहता है। हमने ब्लड पढ़ा तो ब्लड का भी देखा कि ब्लड का टेम्परेचर इतना ही रहता है। अगर एयर गर्म जाएगी ठंडी जाएगी तो फिर वो टेम्परेचर डिफरेंस होगा ना ब्लड का और बॉडी का, तो इसीलिए उस टेम्परेचर में डिफरेंस ना आए ब्लड के और हमारी बॉडी के, तो जो एयर होती है उसको वार्म करने का काम, अगर हम ठंडी जगह पे हैं तो वार्म करने का काम, गर्म एयर आ रही तो उसको ह्यूमिडिफाई करने का काम नेजल चैम्बर में, नेजल पैसेज में ही हो जाता है, मतलब जो नेजल कैविटी है वहीं पर
जो भी हवा हमारे अंदर जा रही है उसको वार्मिंग करने का, यानी उसको गर्म करने का, या अगर वो ड्राई एयर आ रही है तो उसको ह्यूमिडिफाई करने का, मतलब उसको मॉइस्ट करने का काम, मतलब उसमें वाटर वेपर मिलाने का, यानी उसको ह्यूमिडिफाई करने का, उसको सांद्र करने का काम ये नेजल चैम्बर में ही हो जाता है। ठीक है। और क्या होता है, फिल्टर करने का। जैसे कि नेजल नेजल कैविटी में क्या होता है, हेयर्स, प्लीज आप स्क्रीन पे ये ना करें। ठीक है। तो उसको क्या होता है कि नेजल कैविटी में जो हेयर होते हैं वो, उनको सीलिया बोलते हैं। वो क्या करते हैं कि जो डस्ट पार्टिकल है उसको वहीं ट्रैप करके, मतलब उसको छींक, हमारी छींक अगर कुछ डस्ट पार्टिकल कुछ या कुछ ऐसा कोई छोटा पार्टिकल चला गया कुछ, तो उसको हमारे छींक के थ्रू वो बाहर निकाल देता है। तो वो हमें प्रोटेक्ट करने का काम करती है हमारे नेजल चैम्बर्स। एक तो हमारी क्लीनिंग फिल्टरिंग करते हैं और ह्यूमिडिफिकेशन और वार्मिंग करते हैं एयर की। ठीक है। आगे चलते हैं फेरिंग्स। तो फेरिंग्स वाला पार्ट कौन सा होता है, तो बीच वाला पार्ट जो कि हमारा, जहां हमारा माउथ, अभी हमने डायग्राम में देखा था कि जहां हमारा माउथ और नोज दोनों कनेक्टेड है, ये इसके बाद ये वाला पार्ट आएगा जहां अब ये नेजल से चलते हुए आया और नीचे हमारा गला आ जाएगा, हमारे इसोफेगस आ जाएगी, उससे पहले वाला पार्ट क्या कहलाता है, फेरिंग्स कहलाता है। ठीक है। यही हमारे फेरिंजियल टॉन्सिल्स होते हैं। ठीक है। ठीक है। आगे चलेंगे तो ठीक है, फेरिंग्स पार्ट है जो कि थ्रोट और नेजल का कॉमन पाथवे है। ठीक है, यहाँ से हमारे नाक और मुंह का कॉमन पाथवे है। ठीक है। उसके बाद वो आगे चल के लैरिंग्स और इसोफेगस में चला जाता है। ठीक है। उसकी जगह क्या होती है कि वो उसकी लेंथ होती है 12 से 14 सेंटीमीटर लंबा, वो पाथवे होता है। ठीक है। पोजीशन क्या होती है, ऊपर से देखो तो वो शुरू होता है बेस ऑफ स्कल, स्कल से शुरू होता है और आगे चल के फिर हमने देखा अभी इसोफेगस में चला जाता है, और उधर से वो आगे, अगर आगे की तरफ देखियो तो लैरिंग्स में चला जाता है। आगे हम सबको डिटेल में देखेंगे लैरिंग्स क्या है ये। और फिर इसोफेगस को तो आप सभी जानते हैं, फूड पाइप जो है। तो फेरिंग्स जो पीछे की तरफ होता है वो इसोफेगस में कंटिन्यू हो जाता है, मतलब आगे चल के इसोफेगस में चला जाता है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा फेरिंग्स को हमने देखा। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं फेरिंग्स की सिचुएशन। जैसे कि ये हमारा मुंह आया, ये टंग, और टंग के बाद ये जगह जो हमने बताया कॉमन जगह है, ये फेरिंग्स हो गई। और इधर से हमारी आगे की तरफ हमारा ये विंड पाइप आ गई, ये हमारी फूड पाइप आ गई, और ये क्या है, एपिग्लोटिस। ये एपिग्लोटिस है। एपिग्लोटिस क्या होता है, एपिग्लोटिस ढक्कन होता है जो कि जब हम कोई भी फूड को निगलते हैं तो वो हमारे विंड पाइप को ढक लेता है। ठीक है। अब कैसे ढकेगा, कई बार प्रॉपरली ढक नहीं पाता है तो खाना कहाँ चला जाता है, हमारे विंड पाइप में, ट्रैकिया में चला जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि हमें ठसका लगता है। ठीक है। तो वो क्या होता है कि वो जो एपिग्लोटिस पूरी तरह से जल्दी जल्दी ना खाने की वजह से, जल्दी जल्दी खाने की वजह से, या हम जब बात करते हुए खाते हैं, या किसी और वही वजह से, तब क्या होता है कि जब वो जो कुछ पार्ट जो है हमारे विंड पाइप में यानी ट्रैकिया में चला जाता है तो हमें ठसका लगता है। ठीक है। अब दूसरी बात ये और कि एपिग्लोटिस को कैसे मालूम चलता है कि ढकना है। ठीक है। कैसे मालूम चलता है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये कि जब भी हम कोई फूड खाते हैं या कोई पानी पीते हैं या कुछ ऐसी चीज जो भी मुंह से होके जाएगी, तो आपने देखा होगा ना, तो सब जानते होंगे कि मुंह में वो नीचे घंटी सी, मुंह खोलते हैं तो एक घंटी लटकी होती है, वो आगे है ना, वो तालू क्या बोलते हैं उसको, शायद तालू ही बोलते हैं कि उसको, वो आम भाषा में शायद उसको उसको युवुला बोलते हैं। मतलब जो एक लटका होता है आगे, मुंह खोल के दिखता है जो ऊपर से, उसको यूवुला बोलते हैं। और वो जब जो भी कोई फूड या कोई पानी भी कुछ भी हम पीते हैं तो यूवुला एक घंटी यानी एक सेंसर का काम करता है कि फूड आया है, कुछ भी चीज निगली जाएगी। अब मतलब वो अब कोई चीज जो है वो किस में जाएगी, वो फूड पाइप में जाएगी। तो जब यूबुला से वो सेंसर्स निकलते हैं, वो सेंसरी ऑर्गन की तरह काम करता है, मतलब वो एक घंटी की तरह काम करता है, और वो सेंसेस आगे जाके दिखते हैं कि अब एपिग्लोटिस का काम है, मतलब अब विंड पाइप को ढकना है यानी ट्रैकिया को ढकना है, क्योंकि अब कुछ निगला जाएगा। तो यूवुला के सेंसेशन की वजह से एपिग्लोटिस जो है वो ट्रैकिया को ढक देता है, और जो भी हमने खाया है या पिया है वो आगे चला जाता है हमारे फूड पाइप में यानी ईसोफेगस में। ठीक है। तो ये सेंसेशन, एपिग्लोटिस को सेंसेशन कहाँ से मिलते हैं, यूवुला से मिलते हैं। ठीक है। तो आगे चलते हैं। ये भी फेरिंग्स भी
के भी पार्ट है, जैसे जो नाक के पास जो नेजल चैम्बर्स के पास जो पार्ट, जो पार्ट होता है उसको नेजोफेरिंक्स बोल दिया। जो मुंह के पास है उसको ओरोफेरिंक्स बोल दिया, ठीक है। जो लैरिंग्स के पास है लैरिंगोफेरिंक्स बोल दिया। तो इस तरह से तीन पार्ट इसके होते हैं, ठीक है। तो अगर हम डायग्राम में देखें तो देखिए, ये नोज के पास है, जो ऊपर नेजल चैम्बर आ रहा है तो नेजोफेरिंक्स बोल दिया उस पार्ट को। ये और मुंह के पास आ रहा है तो ओरल, ओरल मतलब माउथ, माउथ से रिलेटेड है, तो माउथ से रिलेटेड वाले पार्ट को बोल दिया ओरोफेरिंक्स, ठीक है। और इस तरह से ये नीचे वाला पार्ट हाइपोफेरिंक्स, और फिर इसके बाद लैरिंग्स, मतलब लैरिंग्स के पार्ट, इसको लैरिंगोफेरिंक्स भी बोलते हैं, जो लैरिंग्स के पार्ट होता है, पास होता है, ठीक है। तो ये हो गया हम फेरिंग्स के बाद में बारे में, ठीक है। आगे चलेंगे तो हमने देखा कि इसको नर्व सप्लाई, जैसे देखिए हम देते हैं ना, हम इसके लिए अब फेरिंग्स वाले के लिए हम कौन सा यहाँ पे यहाँ कहाँ है नर्व सप्लाई, वेगस नर्व को है और ग्लोसोफेरिंजियल नर्व। तो ग्लोसोफेरिंजियल नर्व कौन सी होती है, नाइन्थ नंबर क्रेनियल नर्व होती है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या देते हैं, नाइन मेडुला देते हैं। ठसका लगने पे सब जानते ही होंगे जो ऑलरेडी से प्रैक्टिस में है, कि ठसका लगने पे हम नाइन मेडुला देते हैं। तो नाइन मेडुला जो ठस क्योंकि वो नाइन मेडुला जो है, यानी हम जो नाइन्थ नंबर की क्रेनियल नर्व है वो इस फेरिंग्स वाले पोर्शन से जुड़ी हुई होती है। तो जो भी काम फेरिंग वाले पार्ट से कराना है, मतलब उधर जब सप्लाई जाएगी तो ठसका लगने वाला या कोई भी काम जो निगलने से रिलेटेड काम, जिसको निगला नहीं जाता है, उसको भी हम क्या देते हैं, नाइन मेडुला देते हैं। निगलने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो पार्ट किससे रिलेटेड है, वो पार्ट है फेरिंग से रिलेटेड है। तो ये जो है उसको हम 10 मेडुला भी देंगे और नाइन मेडुला भी देंगे, क्योंकि उस पार्ट को दोनों ही नर्व सप्लाई कर रहे हैं, वेगस नर्व भी और ग्लोसोफेरिंजियल मतलब नाइन्थ नंबर की क्रेनियल नर्व, ठीक है। तो आगे हम मतलब फेरिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम, ठसका लगना या निगलने में दिक्कत किसी को रहेगी तो उसको 10 मेडुला और 9 मेडुला हम देंगे, ठीक है। आगे चलेंगे तो इसमें ये काम क्या टेस्ट से के लिए भी है। तो टेस्ट की मतलब 1 नंबर की, अगर टेस्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो इसको हम टेस्ट के रिलेटेड कौन सा मेडुला देते हैं हम, यानी इसको हम टेस्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये टेस्ट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, स्पीच में भी काम कर सकता है क्योंकि ये आगे किससे कनेक्टेड है, लैरिंग्स से भी कनेक्टेड, आगे देखते हैं, ठीक है। तो स्पीच के लिए भी 9 नंबर का मेडुला काम आता है। हमने देखा होगा, आपने बुक में पढ़ा होगा, वेद में सारे पीछे वाली बुक में पीछे वाले पोर्शन में सारे मेडुला लिखे हैं। तो स्पीच के लिए मेडुला देते हैं तो वहाँ हम बहुत सारे मेडुला दे सकते हैं। तो 9 नंबर का मेडुला भी काम आ सकता है इसके लिए, स्पीच में, ठीक है। आगे चलते हैं लैरिंग्स। तो लैरिंग्स क्या है, लैरिंग्स मेनली जिसको आम भाषा में बोलते हैं वॉइस बॉक्स, मतलब हमारे जहाँ आवाज से रिलेटेड है वो है वॉइस बॉक्स, उसको बोलते हैं लैरिंग्स, ठीक है। वो, ठीक है, एक लार्जर किस मेल में लार्जर होता है, बड़ा होता है, कि तभी मेल की आवाज थोड़ी सी भारी होती है और फीमेल में थोड़ा सा छोटा होता है, ठीक है। आ, इसको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ते हैं, आगे हम डायग्राम में देख लेते हैं ये, ठीक है। इस तरह से हमारा ये वॉइस बॉक्स यहाँ अटैच्ड होता है, ठीक है। ग्लॉटिस और ट्रेकिया, और इधर इधर हमारा ये वॉइस बॉक्स रहता है, वोकल कॉर्ड्स रहता है, जिसके लिए इसी इसी पे हम देते हैं ना अपना वोकल पॉइंट देते हैं। जब हमारा पेशेंट कोई आता है जिसको बोलता है कि उसकी आवाज बैठी हुई है, आवाज भारी हो रही है, बोल नहीं पा रहा, कुछ इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, तो हम देते हैं ना वोकल, वोकल पॉइंट जो हम देते हैं, वो वोकल पॉइंट का मतलब वो वोकल कॉर्ड्स के लिए ही हम वोकल पॉइंट देते हैं, यानी हम वॉइस बॉक्स इस लैरिंग्स के अराउंड ही, बीच में हम जगह छोड़ के, उस हाईलाइन कार्टिलेज की भी जगह, मतलब बीच की जगह छोड़ के हम दोनों साइड से जो वोकल पॉइंट देते हैं वो हम वोकल कॉर्ड्स के लिए ही देते हैं, हम इसी इसी लैरिंग्स के लिए ही देते हैं। तो आई होप समझ में आ गया होगा वो पॉइंट एग्जैक्टली कहाँ देना चाहिए इस डायग्राम से, ठीक है। आगे चलते हैं। तो इसमें भी कई सारी कार्टिलेज होती है। एक पहले एक थायराइड कार्टिलेज, एक क्रिकॉइड कार्टिलेज, टू एरिटेनॉइड कार्टिलेज और वन एपिग्लोटिस। तो हम डायग्राम से देख लेते हैं इसको, ठीक है। तो इस तरह से
इस ये कार्टिलेज जो है इसके अराउंड होती है, लैरिंग्स के आगे, और फिर वो आगे काट वो ये मतलब ऊपर से जो चला आ रहा है जो निजल, जो हमारा फेरिंग्स, और फेरिंग्स के बाद ये लैरिंग्स, ये वॉइस बॉक्स अटैच रहता है हमारा, ठीक है, और उसके बाद हमारा ये नीचे ट्रैकिया शुरू हो जाती है। तो हम जो अपना जो मेल में देखते हैं ना, उसको एडम्स एप्पल कहते हैं, जो उभार होता है मेल में, उभार होता है, वो उभार क्या होता है, वो थायराइड कार्टिलेज वाला, इसी का वॉइस बॉक्स के ऊपर जो थायराइड कार्टिलेज है उसी का उभार हमें दिखता है, और मेल में उसको एडम्स एप्पल बोलते हैं, ठीक है। तो वो ये वाली जगह जो हमारी होती है, उसके नीचे फिर हमारी टैकी आना शुरू हो जाती है। तो हम आगे इसको हमने देख लिया कि इस मेन काम क्या है इसका, साउंड प्रोडक्शन का है, स्पीच का काम है, ठीक है। तो स्पीच के लिए, ठीक है, आगे चलते हैं, ट्रैकिया पे चलते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक, तो मेन रेस्पिरेटरी ट्रैक पे चलते हैं। तो मेन रेस्पिरेटरी ट्रैक में हमारा क्या आएगा, ट्रैकिया। ट्रैकिया किसको क्या बोलते हैं, विंड पाइप बोलते हैं, ठीक है। और आगे ट्रैकिया विद की लेंथ क्या होती है, 10 से 11 सेंटीमीटर की होती है, ठीक है। किस किस से रिलेशन होता है हम देख ही चुके हैं कि ऊपर लैरिंग्स से कनेक्टेड है, नीचे पीछे की तरफ इसोफेस फिगस आ जाएगी, आगे नीचे की तरफ लंग्स हो जाएंगे, तो हम इसको देख ही चुके हैं, जो मैंने इसमें मेंशन किया हुआ है टेक्स्ट में वो मैंने आपको डिस्क्राइब कर ही दिया, ठीक है। इस तरह से ये इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पे ही हमारा ये आ गया वॉइस बॉक्स, और उसके बाद ट्रैकिया नीचे कनेक्टेड हो रही है, ठीक है। ये ट्रैकिया हो गई हमारी विंड पाइप, ठीक है। और इस ट्रैकिया के चारों तरफ क्या होता है कि सी सेप कार्टिलेज है, तो मतलब ट्रैकिया सिकुड़ ना जाए, मतलब वैसे ट्रैकिया क्या है, एक ट्रैकिया एक तो सिंपली एक पाइप जैसा है, ठीक है। अब वो पाइप तो सिकुड़ भी सकता है, मतलब कंस्ट्रिक्ट भी हो सकता है, तो वो कंस्ट्रिक्ट ना हो इसीलिए ट्रैकिया के चारों तरफ, मतलब ट्रैकिया के पूरी ट्रैकिया में सी सेप कार्टिलेज होती है, मतलब पीछे नहीं है, देखिएगा डायग्राम को गौर से, इतना बड़ा डायग्राम दिया हुआ है इसमें कि आप देखें तो पीछे की तरफ इसोफेगस आ रही है, आगे ट्रैकिया है, और ट्रैकिया के पीछे नहीं है कोई भी सी कार्टिलेज, ये सी शेप कार्टिलेज है, मतलब कितनी आधी आधी है, मतलब आधी सेमिल्यूनर ही है, मतलब आधी आधी है, पूरे सर्कल नहीं बन रहा है। तो ये आधी आधी कार्टिलेज, सी शेप कार्टिलेज, ये प्रोटेक्ट करती, मतलब ये इसको इसकी शेप को बनाए रखती है। नॉर्मल स्टेज, नॉर्मल कंडीशन में जो ट्रैकिया है वो इसी स्टेज इसी तरह रहती है, फूली हुई रहती है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती है, वो है क्योंकि सी शेप कार्टिलेज की वजह से, ठीक है। तो ये है ट्रैकिया जिसमें पूरे में ही सी शेप कार्टिलेज होती है, जो इसकी जो स्ट्रक्चर है उसको बनाए रखते हैं, ठीक है। तो और कार्टिलेज की लेयर्स, फाइब्रस इलास्टिक, 3 लेयर होती है, बाहर की तरफ इलास्टिक टिश्यू, बीच में स्मूथ मसल्स, और नीचे अंदर की तरफ सिलेटेड कॉलुमनर एपिथेलियम। तो जो लोग पहले पढ़ चुके हैं, स्टार्टिंग से ही हमारी क्लासेस में है, वो टिश्यू में हमने पढ़ा था कि अंदर वाली लाइनिंग किसकी होती है, हर किसी की सॉफ्ट ऑर्गन्स की, यानी इंटरनल ऑर्गन्स की एपिथेलियम, क्योंकि वो सीक्रेशन का काम करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है, ठीक है। तो सीक्रेशन का काम, यहाँ सीक्रेशन या एपिथेलियम क्या करेगी, म्यूकस सीक्रेशन का काम करेगी, ठीक है। तो ट्रैकिया की इनर मोस्ट लेयर एपिथेलियम जो म्यूकस सीक्रेशन करेगी, और उसके बाद है स्मूथ मसल्स की सेल्स। तो स्मूथ मसल्स भी हमने मसल्स में पढ़ा था, स्मूथ मसल्स क्या की मूवमेंट क्या होती है, वो इनवॉलेंट्री होती है, मतलब ऐसा नहीं है कि हम अपनी इच्छा के अनुसार से रोकना और बंद करना, हम चालू करना नहीं कर सकते। तो स्मूथ मसल जो थी, इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स इनके होते हैं, तो अपने आप ही ये मूवमेंट करती रहती है। तो इसलिए यहाँ ट्रैकिया में कौन सी मसल होगी, स्मूथ मसल, और अंदर वाली लेयर एपिथेलियम, ठीक है। और हमने अभी कार्टिलेज देखी, वो 16 से लेकर 20, 16 से 20 सी शेप कार्टिलेज होती है, ठीक है। आगे चलते हैं तो क्या होगा, आगे ब्रोंकियल्स, और मतलब जो हमारी ट्रैकिया है वो डिवाइड हो जाएगी लेफ्ट साइड, लेफ्ट राइट में। अब ये ट्रैकिया आगे प्रवेश कर जाएगी मतलब लंग्स में, तो लंग्स में फिर ये आगे जाएगी, तो राइट और लेफ्ट साइड में दोनों डिवाइड हो जाएगी, और राइट साइड में राइट ब्रोंकस और लेफ्ट साइड में लेफ्ट ब्रोंकस, इस तरह से डिवाइड हो जाएगी। तो अब फिर आपने देखा होगा यहाँ लिखा है ब्रोंकस, और हम कलेक्टिवली बोलेंगे, साथ में बोलेंगे तो ब्रोंकाई बोलेंगे, ठीक है। तो राइट साइड में अलग अलग ये सेपरेट हो गई, राइट और राइट में राइट प्राइमरी ब्रोंकस, और लेफ्ट में लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस, और इनमें भी वो सेम कार्टिलेज वाली रिंग होती है। तो जैसे ट्रैकिया की जैसी संरचना ट्रैकिया की है, वैसी ही संरचना इन ब्रोंक्यूल्स ब्रोंकस की भी होती है दोनों, और इनमें ये कार्टिलेज है।
इस डायग्राम से आप देख पा रहे होंगे, इसमें भी ये कार्टिलेज है, टर्शरी तक कार्टिलेज रहती है, ठीक है, ताकि ये उसकी संरचना जो है, उसकी शेप जो है मेंटेन रहे, ठीक है। तो हमने ये देखा कि ये इस तरह से ये डिवाइड हो गई, ठीक है। आगे तो हमने देखा कि किस तरह से डिवाइड हुई, ट्रैकिया, उसके बाद ट्रैकिया के बाद ब्रोंकियोस, ब्रोंकियोस मतलब इस तरह से डिवाइड, जैसे हमने देखा ना कोई ट्री होता है, ट्री की ब्रांचेस होती है, एक से निकलती जाती जाती है, इस तरह से, इस तरह से ये भी, इसकी भी ब्रोंकियोस की भी ब्रांचेस निकलती जाती है, तो बहुत सारी मतलब शाखाएं निकलती जाती है, इस तरह से ट्री बन जाता है, इसको ब्रोंकियल ट्री बोलते हैं, मतलब बहुत सारी ट्री की तरह ब्रांचेस निकलती जाती है, और लास्ट में किस में मिलती है, ब्रांच खत्म होती है, लास्ट में ब्रांचेस खत्म होती है एल्वुलाई पर, एल्वुलर डक्ट, उसके बाद एल्वुलाई पे खत्म होती है। तो ये अब एल्वुलाई में मेन गैसेस एक्सचेंज होगा, तो ये जो पाथवे था, वो जो रास्ता था, वो जहाँ से सांस आ रही थी, जो हमने इनहेल किया गैस ली, वो तो ट्रैकिया से होती हुई, ब्रोंकियोल में होती हुई, ब्रोंकाई से होती हुई, फिर आगे फिर और डिवाइड करेंगे तो ब्रोंकियोल्स में डिवाइड हो जाएगा, तो इस तरह से ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकियोल्स, एल्वुलर डक्ट, और लास्ट में एल्वुलाई आ गई, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, इस तरह से हमारा ये डिवाइड हो गया, ठीक है। और अब आगे चलते हैं, आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसलिए थोड़ा मैं फास्ट चल रही हूँ, ठीक है। और फिर लास्ट में इस तरह से एल्वुलाइज, यानी अंगूर के गुच्छे जैसे हम पढ़ते हैं कि अंगूर के गुच्छे समान, एल्वुलाइज में क्या हो जाता है, वो विभक्त लास्ट खत्म होती है, तो ये हो गया हमारे एल्वुलाइज। कई सारे गुच्छे होते हैं, जैसे जैसे 7-8 का गुच्छा हो गया, और फिर उस तरह से ये लास्ट जहाँ मेन गैसेस एक्सचेंज होगा, ठीक है, वो हो गया हमारा एल्वुलाइज। और हम पढ़ते हैं कि आ, हमारा हेपरिन कहाँ बनता है, लंग्स में बनता है, और कहाँ बनता है, लिवर में बनता है। तो हम लिवर जब पढ़ा था तब मैंने लिवर का समझाया था कि साइनोसॉइड्स में बनता है। अब हम क्योंकि रेस्पिरेटरी पढ़ रहे हैं सिस्टम, तो अब हेपरिन हमारा यहाँ कहाँ बनता होगा, मास्ट सेल्स कहाँ होंगी, इन्हीं एल्वुलाइज में। क्योंकि अब देखिए इतनी इतनी पतली पतली वो से होते हुए आ रहा है, और अब ये एल्वुलाइज में आ रहा है, और वो यहाँ अब गैसेस एक्सचेंज होगा, मतलब CO2 जाएगी एल्वुलाइज से, आगे पास होती हुई थी ट्रैकिया से बाहर निकलेगी, और ऑक्सीजन यहाँ से आती हुई आगे जाएगी कैपिलरीज से होती हुई टिश्यूज में, टिश्यूज से होती हुई सेल में जाएगी। तो यहाँ पे अब ये गैसियस मेन गैसियस एक्सचेंज होगा, मतलब आदान प्रदान होगा CO2 और O2 का कैपिलरीज के से एल्वुलाई में। तो ये जो जगह है, यहाँ पर जो ब्लड की जो गति है वो थोड़ी धीमी हो जाती है, और यहाँ पर ब्लड ना जम जाए, इसीलिए इन्हीं एल्वुलाइज में मास्ट सेल्स होती है जो हेपरिन बनाती है, ठीक है। इसीलिए हम चेस्ट ओनली देते हैं ना, हेपरिन में 8.7 लिवर 8 चेस्ट ओनली, तो इन्हीं लंग्स की एल्वुलाइज में हेपरिन बनता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ठीक है। तो कितना हमने बस ब्रोंक्यूल्स पर तक पढ़ लिया, आगे चलेंगे तो ब्रोंक्यूल्स के बाद ब्रोंकाई, और कितनी ब्रोंकाई होती है, अबाउट 150 मिलियन एल्वुलाइज होती है एक लंग में, मतलब एक लंग में हम दोनों को मिला के इसकी डबल हो जाएगी, 300 मिलियन हो जाएगी। एक एडल्ट लंग में 150 मिलियन तक की एल्वुलाई हो सकती है, तो देखिए कितना, ये जो ब्रांचेस कितनी सारी होंगी, और ब्रांचेस के बाद उसके गुच्छे में कितने सारे ये लगे, कितने सारे गुच्छे होंगे जो बनके 150 मिलियन एल्वुलाई। और ये एल्वुलाई ही मेन गैसेस एक्सचेंज है का जगह है, साइट है, जहां पर ये गैसेस एक्सचेंज होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। इस तरह से ये ये एल्वुलाइज के चारों तरफ इस तरह से कैपिलरीज का जाल होता है, तो देख रहे हैं कि उधर से कैपिलरीज आ रही है, मतलब जो, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझे तो, जैसे कि हमने हमारा मेन आर्टरी क्या होती है, जहाँ प्योर ब्लड होता है, वो होती है एओटा, एओटा से पतली हुई तो वो हो गई आर्टरी, आर्टरी से पतली हुई तो वो हो गई आर्टरियोल, और आर्टरियोल से पतली होकर ये वाली पतली कैपिलरीज आ गई, जहाँ पे ये पतली पतली नलिकाएं, इसमें बहुत पतली हुई कैपिलरी, ठीक है। इसी तरह से वेन्स, जिसमें हमारा इम्प्योर ब्लड था, हमने देखा था लास्ट क्लास में, ब्लड देखा था तब, कि वेन्स मतलब जिसमें इम्प्योर ब्लड होता है, तो इम्प्योर ब्लड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैसे कैसे जाएगा, सबसे मोटी कौन सी होगी इम्प्योर ब्लड वाली, वेना केवा, वेना केवा से पतली हुई तो क्या होगी, वेन्स, वेन्स से और पतली हुई तो हो गया वेन्यूल्स, और वेन्यूल्स और पतली हो गई तो फिर कैपिलरीज। तो एक्चुअली हमारी जो बिल्कुल पतली महीन जो नलिकाएं होती है, कैपिलरीज होती है, हमने पढ़ा होगा कप, ठीक है। तो इन्हीं कैपिलरीज में
गैस का एक्सचेंज, CO2 ऐसे चली जाएगी आगे, जो लंग्स से बाहर जाएगी, और ऑक्सीजन जो है आगे टिश्यूज में जाएगी। वो कहाँ होता है? इन कैपिलरीज में। और कैपिलरीज कहाँ है? एल्वुलाइज की चारों तरफ। अब इस डायग्राम से आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो इसको सप्लाई किसकी है? नर्व सप्लाई वेगस नर्व से, यानी 10 मेडुला से हम हमारा रेस्पिरेशन भी, 10 मेडुला हमारे रेस्पिरेशन को भी कंट्रोल करता है, क्योंकि इसको नर्व सप्लाई किस वेगस नर्व को नर्व सप्लाई इसकी रहती है, ठीक है। आगे चलते हैं तो लंग्स को देख लेते हैं। हमारे दो लंग्स होते हैं, ठीक, सबको पता है, कोन शेप्ड होते हैं, ठीक है। और वेट लगभग 600 से 700 ग्राम होता है। लेंथ 20 से 24 सेंटीमीटर होती है। पिंक कलर के होते हैं, पिंकिश इन कलर। और अब हमारा जो दोनों लोब जो है बराबर नहीं होते हैं। हमारे जो राइट लोब है वो थोड़ा बड़ा होता है, लेफ्ट लोब थोड़ा छोटा होता है। सॉरी, राइट लंग जो थोड़ा बड़ा होता है और लेफ्ट लंग थोड़ा छोटा होता है। लेफ्ट लंग थोड़ा छोटा क्यों होता है? क्योंकि लेफ्ट लंग, लेफ्ट साइड में हमारा क्या होता है? हार्ट होता है। मैं डायग्राम दिखाती हूँ। यह हमारा हार्ट होता है लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में हार्ट को जगह देने के लिए हमारा लेफ्ट साइड वाला लंग थोड़ा छोटा होता है। उसको, जो जगह जहाँ ये हार्ट रहता है, उसको बोलते हैं कार्डियक नोच, NOTCH। शायद मैंने इसमें लिखा भी है, ठीक है। तो दो लंग हमारे इस तरह से हो गए, ठीक है। जिसमें हमारा राइट साइड का जो थोड़ा बड़ा हुआ लंग, और थोड़ा सा लेफ्ट साइड का थोड़ा छोटा हुआ, इस तरह से, ठीक है। और राइट साइड वाला क्योंकि थोड़ा बड़ा है तो वो उसमें 3 लोब होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से 3 लोब हो गए राइट साइड में, सुपीरियर लोब, मीडियल लोब और इंफीरियर लोब। लेफ्ट थोड़ा छोटा है, लेफ्ट में 2 ही लोब होते हैं, सुपीरियर और इंफीरियर। दो भाग होते हैं, आप समझिए कि वो बड़ा है तो 3 भाग कर दिए उसके, छोटा है तो उसके 2 भाग कर दिए, ठीक है। आगे चलते हैं। कहाँ होती है उस जगह को जहाँ लंग्स बीच में रहते हैं? लंग्स आर बिटवीन द मीडिया स्टीनम, बीच वाली जगह को बोलते हैं मीडिया स्टीनम में रहते हैं, ठीक है। थोरेसिक कैविटी में होते हैं, ठीक है। आगे अपेक्स वाले बात को क्या बोलते हैं? जो ऊपर वाला, राइट ऊपर वाला पोर्शन है, उसको बोलते हैं अपेक्स। यहाँ इस वाले जो कॉनिकल शेप ऊपर यहाँ से जो ट्रैकिया के जस्ट पास है, उसको बोलते हैं अपेक्स वाले पार्ट में। इसी अपेक्स वाले पार्ट की में हम कौन सा पॉइंट देते हैं न्यूरोथेरेपी का? हम देते हैं लंग्स एंड शोल्डर बार। आपने जब एंजियोटेंसिन का फॉर्मूला समझा होगा, लिखा है कि हम यहाँ पर क्या होता है, ACE कन्वर्टर होता है। जो एंजियो जब एंजियोटेंसिन 1 यहाँ आता है, जब हम लंग्स एंड शोल्डर पॉइंट देते हैं, तो वो अपेक्स वाले पॉइंट से हम उसको कन्वर्ट करते हैं एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में। तो बेसिकली मेरा ये समझाने का मतलब यहाँ से है कि हम अपने लंग्स एंड शोल्डर वाले पॉइंट में हम अपेक्स पार्ट पार्ट को ही उकसा रहे होते हैं, क्योंकि वहीं पर AC ही कन्वर्टर होता है। तो अपेक्स वाला पार्ट कहाँ हुआ? सबसे ऊपर वाला पार्ट, ठीक है। उसके बाद बेस, नीचे वाला पार्ट, ठीक है, जो डायफ्राम से कनेक्टेड रहता है, ठीक है। तो कोस्टल सरफेस जो कि इंटर आगे दिखेगी, जो रिब्स के पास जो सरफेस होती है उसको कोस्टल सरफेस, और अंदर की सतह को मीडियन सरफेस बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान रहता है तो ध्यान कर लीजिए, क्योंकि कई बार अगर हम रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट पढ़ते हैं, तो यह सरफेस अगर हमें पता होती है तो कुछ प्रॉब्लम है कि कहाँ दिक्कत है, क्या कोई दिक्कत है, तो वो ये हम समझ सकते हैं। अगर आप अभी से ही याद करना शुरू करोगे तो हम रिपोर्ट्स में, बेसिकली मैं चाहती हूँ कि सभी जो रिपोर्ट्स ग्रुप में डाल के पूछते हैं कि आप ये रिपोर्ट्स बताइए, वो खुद आप तैयार हुई है कि आप भी सभी एक्सरे रिपोर्ट, सभी मेडिकल रिपोर्ट्स को अच्छे से पढ़ पाए। तो वो हम तभी हो पाएगा जब आप छोटी छोटी चीजों को थोड़ा ध्यान देते हुए समझेंगे, ठीक है। तो अपेक्स वाला पार्ट ऊपर हो गया, बेस वाला पार्ट नीचे हो गया, और जो सरफेस हमारे रिब्स से कनेक्टेड है वो हो गई कोस्टल सरफेस, और पीछे की साइड वाली सरफेस हो गई हमारी मीडियन सरफेस, ठीक है। तो ये 4 सरफेस हमारे, 4 सरफेस ऊपर नीचे आगे पीछे हमने पढ़ ली, ठीक है। इसके नीचे फिर हमारा डायफ्राम आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये नॉर्मल सरफेस, हम नॉर्मल हमारा नॉर्मल लंग्स हमारे इस तरह से दिखते हैं, और बीच में यहाँ हमारा हार्ट आया हुआ है, कार्डियक नोच, ठीक है। और ये हमारे नो स्मोकर्स लंग्स है, जो जो स्मोक करते हैं। तो ये देखो डार्क कलर के हो गए, नॉर्मली हमारे पिंक कलर के होते हैं, लेकिन जो धुएं की वजह से जो स्मोक करने वाले होते हैं, उनकी जो है लंग्स इस तरह से डार्क कलर के हो जाते हैं, ठीक है।
आगे चलते हैं। प्लूरा। प्लूरा को समझते हैं कि जैसे कि हमने देखा है कि हमारे हर सॉफ्ट ऑर्गन के चारों तरफ डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है। जैसे कि हम बात करें, हमारे एब्डोमिन के चारों तरफ कौन सी मेम्ब्रेन है? हमारी मेम्ब्रेन है पेरिटोनियम। ठीक है, हम रमन देते हैं, पेरिटोनियम को उकसाते हैं। तो वो क्या है? हमारे एब्डोमिन के चारों तरफ डबल लेयर मेम्ब्रेन है। ठीक है, इस तरह से अगर हम बात करें, हमारे हार्ट के चारों तरफ भी एक मेम्ब्रेन है डबल लेयर, दैट इज पेरिकार्डियम। तो वैसी ही डबल लेयर मेम्ब्रेन हमारे जो लंग्स के चारों तरफ है, उसको बोलते हैं प्लूरा। ठीक है, तो प्लूरा एक डबल लेयर मेम्ब्रेन है, जिसके बीच में क्या भरा होता है? लिक्विड भरा होता है, जिसको प्लूरल सीरस फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैं आपको डायग्राम में दिखाती हूँ। तो ये डायग्राम में आप देख पाएंगे कि जैसे हमारे दोनों लंग्स हैं, तो लंग्स के चारों तरफ मेम्ब्रेन है, वो कैविटी है। तो इसमें देखिए, ये बाहर अंदर वाली लेयर विसरल प्लूरा, मतलब जो सर मेम्ब्रेन है उसको विसरल प्लूरा बोल दिया है, और बाहर वाली को पेराइटल प्लूरा बोल दिया। और बीच में जो स्पेस है, वहां क्या भरा हुआ है? लिक्विड भरा हुआ है, जिसको सीरस लिक्विड बोलते हैं। अब ये लिक्विड क्या काम करेगा? ठीक है, दोनों दोनों में अलग अलग है इसमें। और ये क्या काम करेगा? जो प्लूरल कैविटी क्या काम करेगी? प्रिवेंट करती है फ्रिक्शन से। जैसे कि हमारे एब्डोमेन वाले सॉफ्ट ऑर्गन्स को बचाती है, हमारी पेरिटोनियम, हार्ट को बचाती है पेरिकार्डियम, उसी प्रकार ही सेम वर्क ये करती है प्लूरल प्लूरल कैविटी में जो लिक्विड है, वो हमारे मतलब जो लंग्स का जो मूवमेंट है, एक्सपायर, हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, ब्रीदिंग की जो मूवमेंट हो रहे हैं, उससे फ्रिक्शन ना हो, उससे घर्षण ना हो, उसको कोई हार्म ना हो, इसीलिए उसको ये प्रोटेक्ट कर, उस फ्रिक्शन से बचाने का काम करती है ये कैविटी, क्योंकि इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, और वो जो है इसको बचाती है फ्रिक्शन से। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। राइट लंग हमने पढ़ लिया कि जो ये 3 लोब, और लेफ्ट लंग 2 लोब्स में डिवाइड होता है। ठीक है, बीच में जहाँ हार्ट होता है उसको कार्डियक नोच बोलते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं रेस्पिरेशन इन, मतलब अब तो हमने ये समझा, अभी तक हमने जो पढ़ा वो एनाटॉमी में आता है। मतलब एनाटॉमी मतलब उसकी संरचना जो हमने पढ़ी, वो हमने पढ़ी थी इसकी जो कैसी संरचना होती है। ठीक है, लेकिन अभी हमने हिस्टोलॉजी नहीं पढ़ी। मैंने आज जो 10 शब्द भेजे थे, उसमें हमने बताया था कि हिस्टोलॉजी मतलब सेल्स की स्ट्रक्चर कैसी है। हम हिस्टोलॉजी पे नहीं जा रहे हैं, हम सेल्स पे नहीं जा रहे हैं। ठीक है, हमने सिर्फ एनाटॉमी पढ़ी है। ठीक है, मॉर्फोलॉजी पढ़ी है कि कैसे दिखता है एनाटॉमी को। अब हम पढ़ रहे हैं फिजियोलॉजी, मतलब फंक्शन कैसे करता है, लंग कैसे काम करता है। एक्चुअली हम पढ़ रहे हैं गैस एक्सचेंज, वो कैसे होता है, क्या काम करता है। तो हम पहले पढ़ रहे हैं कि जो रेस्पिरेशन, जो सांस अंदर लेना छोड़ने वाला काम होता है, वो कैसे होता है। ठीक है, उसको ब्रीदिंग जो हम बोलते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन। तो पल्मोनरी शब्द का मतलब क्या है? किससे हो, क्या आएगा? लंग्स। अगर कहीं पल्मोनरी के साथ कुछ और वर्ड मिला हुआ है पल्प, तो वो मतलब लंग्स से रिलेटेड है। जैसे कि लंग्स से रिलेटेड डिजीज को अगर कोई डॉक्टर देखेगा, तो उसको बोलेंगे पल्मोनोलॉजिस्ट, मतलब जो लंग्स से रिलेटेड बीमारी को देखता है। ठीक है, तो पल्मोनरी का मतलब है लंग्स। ठीक है, तो ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन मतलब सांस लेने को पल्मोनरी वेंटिलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या है? मतलब वेन एक्सचेंज का काम है, गैस जो हम सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। ठीक है, तो वो क्या होगा? तो रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो मतलब सांस लेना और छोड़ना। और अगर हम बात करेंगे ब्रीदिंग की, तो ब्रीदिंग मतलब सांस अंदर लेना और सांस बाहर छोड़ना। और रेस्पिरेशन मतलब जो अब गैसेस एक्सचेंज वो अंदर हो रहा है। ठीक है, जो गैस चेंज एल्वेलाई में हो रहा है वो। ठीक है, अब इसको दोनों को अलग अलग देखेंगे। इसमें कई मसल्स भी पार्टिसिपेट करती है। मतलब तो दो तरह की मसल्स पार्टिसिपेट करती है। मेन मसल जो पार्टी अभी हमने देखा, अभी हमने हर डायग्राम में देखते आ रहे हैं, नीचे की तरफ डायफ्राम है, नीचे की तरफ डायफ्राम है। तो डायफ्राम क्या है? एक मसल है जो कनेक्टेड रहती है हमारे लंग्स के जस्ट नीचे, हमारे रिब्स से कनेक्टेड रहती है। और वो ही मसल जो है हमारा मेन मसल है, जो हमारे किसमें ब्रीदिंग में हेल्प करती है। ठीक है, और उसके बाद और कौन सी मसल? इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल्स कहाँ होंगी? जहाँ हमारी
ये मैं डायग्राम में दिखाती हूँ, ये देखिए। जब हमारी हर रिब, हमारी कितनी रिब्स है, हमारी 12 पेयर रिब्स है दोनों साइड में, है ना। तो 12 पेयर रिब्स में हर रिब्स के बीच में एक मसल है, तो 11 पेयर हमारी इंटरकोस्टल मसल्स होंगी। इंटर मतलब बीच में, कोस्टल मतलब रिब्स, तो रिब्स के बीच में मसल्स में इंटरकोस्टल मसल्स जो होती है वो 12 पेयर होती है। तो ये भी हमारी हेल्प करती है ब्रीदिंग में। और हमारी इसके नीचे क्या है, नीचे डायफ्राम है, वो हेल्प करता है। तो मेन मसल जो कि हेल्प करती है हमारी ब्रीदिंग में, इंटरकॉस्टल मसल्स और डायफ्राम, ठीक है। आगे चलेंगे, ठीक है। डायफ्राम क्या है, डोम शेप स्ट्रक्चर है, ठीक है। डायफ्राम को हम इसमें देख लेते हैं, ये डायफ्राम है, डोम शेप स्ट्रक्चर है। और जो कि इसी के मूवमेंट से जो है हमारे लंग्स जो है फूलते और सिकुड़ते हैं, जिसकी वजह से ही हम सांस ले पाते हैं, ठीक है। अब एक यहीं पे एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि हम, कि आज क्लिनिक में भी डिस्कशन हो रहा था मेरे स्टूडेंट्स के साथ में, कि कौड़ी कौड़ी हम बात बोलते हैं कि कौड़ी क्या होती है। ये देखिए, तो कौड़ी मतलब क्या है कि ये जगह है जहाँ से अब हमारा ये स्टर्नम बोन आ रही है, ये बीच में रिब, हमारी सारी रिब्स है, रिब्स के बीच वाली ये बोन है, वो क्या है, स्टर्नम है। और स्टर्नम के बाद ये नीचे ब्राउन ब्राउन जो डायफ्राम आ रहा है, अब ये जो जगह है ना, एक अलग से आप देख रहे हैं, ये वो स्ट्रक्चर जो है ये है इसमें मेंशन नहीं कर रखा क्योंकि वो इसमें नहीं था, वो अलग से मुझे याद आ गया तो मैं बता रही हूँ। तो ये एक जाइफॉइड प्रोसेस बोलते हैं, जो कि हमारे स्टर्नम से अब कनेक्टेड है हमारे डायफ्राम से। तो मतलब ये एक ट्रायंगुलर कॉडी जैसी शेप की स्ट्रक्चर है, जो कि हमारी कनेक्टेड है, इसी से हमारा स्टर्नम बोन जो है हमारे डायफ्राम से कनेक्टेड रहता है। अब ये सिर्फ एक, यहाँ पर इसी कौड़ी में, अब जब इसको हम, क्योंकि कौड़ी शायद इसलिए बोलते होंगे क्योंकि कौड़ी की जैसे शेप ट्रायंगुलर शेप की, इसलिए कौड़ी बोलते होंगे, लेकिन इसका ये क्या प्रोसेस, ये कौन सी जगह है बीच की, ये छोटी सी जगह, इसको बोलते हैं जाइफॉइड प्रोसेस। तो अगर हम बात करेंगे कि कौड़ी का मेडिकल नेम क्या होगा, तो जाइफॉइड प्रोसेस होगा, ठीक है। अब ये इसी के एडजस्टमेंट बिगड़ा, अब डायफ्राम इससे कनेक्टेड है। अब ये कौड़ी नीचे कौड़ी उतर गई बोलते हैं ना, कौड़ी उतर गई, कौड़ी नीचे आ गई, मतलब अब ये नीचे अपनी जगह से खिसक गया, तो डायफ्राम नीचे आएगा, ठीक है, क्योंकि डायफ्राम इससे कनेक्टेड है। डायफ्राम थोड़ा सा नीचे आएगा, डायफ्राम क्या एक मसल है, इतनी बड़ी मसल है। अब वो नीचे आ गई, अब वो नीचे आ गई तो हमारे नीचे जो, इसके नीचे क्या होंगे, हमारा पेट होगा, मतलब एब्डोमेन होगा, तो हमारे एब्डोमेन में हमारा लिवर, हमारा गॉल ब्लैडर, हमारी आंतें, हमारा स्टमक सब आएगा इसके नीचे, इस डायफ्राम के नीचे, ठीक है। पेरिटोनियम कैविटी आएगी। तो अगर डायफ्राम नीचे सर का है तो फिर वो आगे पुश करेगा हमारे एब्डोमिनल पार्ट को, इसीलिए कौड़ी उतरने पर जो इंडाइजेशन के इशू होते हैं, गैस हो गई, ब्लोटिंग हो गई, ये हो गया, वो गया, जो भी रीजन रहते हैं वो सब हम उसमें नहीं जा रहे हैं, है ना। तो बेसिकली यही रहता है कि कॉर्डी उतरने से जो इंडाइजेशन के इश्यू रहते हैं वो इसीलिए रहते हैं, क्योंकि वो जो ये जो कॉर्डी है वो हमारे डायफ्राम से कनेक्टेड रहती है, और इसके उतरने पर वो डायफ्राम नीचे की तरफ सरकता है और वो एब्डोमेन के ऑर्गन्स को पुश करता है, जिसकी वजह से इंडाइजेशन रहते हैं। तो इसको हम सेट करके फिर उसको अपनी जगह पे पहुंचा के फिर हम वापस से वो ठीक हो जाती है कॉर्डी, और फिर हमारे वो जो इश्यूज हो रहे होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ मैं ये बताना चाहती हूँ कि कॉर्डी जो है वो एक, वो क्या है, साइफॉइड प्रोसेस है, जिससे हमारा स्टर्नम जो है हमारे डायफ्राम से कनेक्ट रहता है। तो इसका रोल है हमारे इसमें इंडाइजेशन में, इस होने में, ठीक है, इसलिए कॉडी मैटर करता है। और ये इसके उतरने पर सारा एब्डोमेन से रिलेटेड ऑर्गन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। अब है हमारा ब्रीदिंग साइकिल जो है, ठीक है। तो ब्रीदिंग में हमारा क्या है, मतलब हमें सांस लेना और सांस छोड़ना, उसको क्या बोलेंगे, सांस लेना इनहेल, सांस छोड़ना एक्सहेल, और उसके बीच में एक पॉज होता है, उसको वो पॉज बीच में दिखा रहे हैं कि मेन प्रोसेस सांस लेना, सांस छोड़ना। तो इसमें हम एवरेज हमारा रेस्पिरेटरी रेट, मतलब कितना हम सांस छोड़ते हैं, तो 12 से लेकर 15 ब्रेथ पर मिनट है, मतलब 1 मिनट में हम जो है कितना सांस लेते हैं, वो होता है 12 से 15 सांस। ये एवरेज है, किसी की थोड़ी कम, किसी की ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो इंस्पिरेशन का क्या मतलब है, यानी सांस को अंदर लेना। तो जब हम, ये कैसे इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम कैसे काम करेगा, इसमें हमने देखा कि काम करता है, ये इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम का रोल है। कैसे रोल है, जब हम सांस को थोड़ा, थोरेसिक कैविटी हमने मैं बता दी कि जब वो जो जगह हमारी
किससे कनेक्टेड है, हमारी उससे कनेक्टेड है, हमारी जहाँ हमारे लंग्स है उसको थोरेसिक कैविटी बोलते हैं, ठीक है। अब जब हमने सांस अंदर भरनी है तो क्या होगा कि इंटरकोस्टल मसल्स और हमारा डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, और वो थोरेसिक कैविटी को बढ़ाएगा, यानी उसको बढ़ाने के लिए कैसे करेगा वो बाहर की तरफ जाएगा, और बाहर की तरफ, और कैसे जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ, और बाहर के जाने से जब पुश करेगा ऊपर की तरफ जाएगा, और बाहर की तरफ थोड़ा सा लंग्स को पुश करेगा और बाहर की तरफ जाएगा। तो इससे क्या होता है कि जो थोरेसिक कैविटी की जो संरचना है वो थोरेसिक कैविटी का स्पेस बढ़ जाता है, और हमारा जो लंग्स में पूरी तरह से सांस सांस भर जाती है, मतलब हम इनहेल कर लेते हैं, ठीक है। और इसी तरह से इसी इसी को आगे देखेंगे, अगर हम इसमें कितना टाइम लगता है, 2 सेकंड का टाइम लगता है हमारा इंस्पिरेशन में। इसी के अपोजिट अगर हम एस्पिरेशन की बात करें, यानी सांस छोड़ने की बात करें, तो इसमें क्या होगा, सांस छोड़ने में हमारा जो डायफ्राम है वो हमारा नीचे की तरफ और बाहर की तरफ जाता है। डायफ्राम जब नीचे की तरफ और बाहर की तरफ जाएगा तो हमारा जो हम सांस छोड़ेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि थोरेसिक कैविटी की जो स्पेस थोड़ी कम हो जाती है और हम सांस बाहर छोड़ देते हैं। तो सांस लेना और छोड़ना, हमारा सांस लंग्स का फूलना, पेट नहीं फूलता है, कई लोगों का जब सांस लेने छोड़ने की बोलते हैं तो पेट भी फुला लेते हैं, लेकिन उसमें रोल किसका है, हमारे मेन काम हमारे डायफ्राम का है। और उसमें क्या है कि इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम की मदद से ही वो थोरेसिक केविटी का साइज जो है बड़ा और छोटा हो जाता है, और उसी की वजह से हम सांस भर पाते हैं, हम सांस छोड़ पाते हैं, ठीक है। आगे कितना कितना मात्रा में जो एक लंग जो है कैपेस भर पाएगा, कितनी एयर भर पाएगा और उसको छोड़ पाएगा, मतलब छोड़ता है और भरता है, उसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। ये चीजें किस में काम आती है, रेस्पिरेटरी इशू किसी को है, उसकी लंग्स की क्षमता कितनी हो गई है, उसकी लंग्स की कितनी कैपेसिटी है, ये हम जब किसी को फाइब्रोसिस, लंग फाइब्रोसिस हो गया है, ठीक है, ऐसे पेशेंट्स में ये चीजें काम आती है कि तब डॉक्टर जो है टाइडल वॉल्यूम देखकर देखते हैं कि उसकी लंग्स में कितनी क्षमता बची है, मतलब सांस भरने की कितनी क्षमता बची है, कितनी भर सकता है, कितना छोड़ सकता है। तो ये टेस्ट जो है टाइडल वॉल्यूम जो है, ये सब कब काम आते हैं, ये काम आते हैं जब फाइब्रोसिस ऐसी बीमारियों में जब डायग्नोस करते हैं, ठीक है। तो टाइडल वॉल्यूम क्या हुआ, टाइडल वॉल्यूम हुआ अगर आपके पास भी कोई रेस्पिरेटरी, मतलब ऐसे इस तरह का पेशेंट आए तो आप टाइडल वॉल्यूम आपको रिपोर्ट में देखना पड़े तो वो आप यही, इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ कि टाइडल वॉल्यूम होता है कि जो एयर को भर, कितने अमाउंट में एयर भर पा रहे हैं लंग्स और छोड़ पा रहे हैं, दैट इज टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। वो कितना होता है, नॉर्मली वो 500 ml होता है, ठीक है। रेस्पिरेटरी साइकिल की बात करें तो 15 एक साइकिल में हमने देखा था कि 1 मिनट में 15 रेस्पिरेटरी साइकिल्स होते हैं, ठीक है, यानी इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन वो प्रोसेस क्या है, वो 15 होते हैं, ठीक है। अब मेन एक्सचेंज का काम क्या है, किसका है, ठीक है। ये तो हमने देख लिया कि वो हमने सांस ली सांस छोड़ी, वो एक्सपिरेशन रेस्पिरेशन का पार्ट था, लेकिन जो मेन एक्सचेंज, इसको पूरा करेंगे आज क्लास में और फिर हम क्वेश्चन आंसर लेके क्लास को खत्म करेंगे, ठीक है। मेन एक्सचेंज का काम क्या होता है कि हमने देखा कि कहाँ होता है, एल्वलाइज में। तो हम जरा इस बात को समझे कि जैसे हमने सांस ली, CO2 ऑक्सीजन हमने इनहेल करी, ठीक है, ऑक्सीजन इनहेल करी, हमारी नेजल पैसेज से होती हुई कहाँ गई, ट्रैकिया, ट्रैकिया से होती हुई आई ब्रोंकस, ब्रोंक्योस मतलब ब्रोंकस से ब्रोंक्यूल, ऐसे ऐसे होती हुई थी कहाँ गई, एल्वलाइज में। तो एल्वलाइज के बाद होती हुई कहाँ जाएगी, वो कैपिलरीज में जाएगी, ठीक है। इस समय सारा मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है, उसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि फिर वो कहाँ जाएगी, कैपिलरीज, जो कि एल्वलाइज के चारों तरफ क्या है, कैपिलरीज का जाल है। फिर वो कैपिलरीज के थ्रू कहाँ चली जाएगी, ब्लड में चली जाएगी। कैपिलरीज कनेक्टेड, एल्वुलाई डायरेक्टली कनेक्टेड रहती है कैपिलरीज से, तो कैपिलरीज के थ्रू चली जाएगी ब्लड में, और ब्लड के बाद वो सारे ऑर्गन्स में फैल जाएगी, ठीक है। और जो हमारा उधर से चलती आ रही है, उधर CO2 चलती आ रही है सेल, सेल के थ्रू आर्टरीज उधर होती हुई, वेन्स, वेन से होती हुई, वेन्यूल से होती हुई हमारी, फिर वो कैपिलरीज से होती हुई लंग्स में आ गई, ठीक है। फिर सॉरी, इसमें आगे कैपिलरीज से होती हुई फिर वो एल्वलाइज जाएगी, फिर एल्वलाइज से उसी रास्ते से, जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते से एल्वलाइज से होती हुई, ब्रोंक्यूल से होती हुई, ब्रोंकस से होती हुई ट्रैकिया के थ्रू नोज से बाहर निकल जाती है। मतलब सांस लेना और छोड़ना वो हम वो वहां करेंगे, वो
एक्चुअल प्रोसेस क्या है? एक्चुअल प्रोसेस वो गैसेस का एक्सचेंज है जो कहाँ हुआ है? एल्वलाई में। इसको बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। और वो हमने जो सांस छोड़ी वो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है, जिसमें हम इनहेल एक्सहेल कर रहे थे। और ये जो मेन गैसेस एक्सचेंज है उसको बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ये हो गया रेस्पिरेशन। तो हम सब जानते हैं CO2 हम लेते हैं, CO2 और ऑक्सीजन हम छोड़ते हैं, इसको हम, ठीक है। अब ये रहा हमारा। और उसको कंट्रोल कौन करता है? ये भी हमारा ब्रेन से कंट्रोल होता है। हम सब जानते हैं कि सब कुछ हमारा ब्रेन से कंट्रोल रहता है। तो इसका जो सेंटर है, रेस्पिरेटरी सेंटर है, वो हमारा मेडुला ऑब्लंगेटा में होता है, यानी मेडुला में होता है। जो हमारे रेस्पिरेटरी सेंसर है, हम कितनी सांस लेंगे, अगर ब्रेन से गड़बड़ी हुई, अगर मेडुला ऑब्लंगेटा में गड़बड़ी हुई, तो हमारी रेस्पिरेटरी रेट भी बिगड़ती है। मतलब हम सांस लेने की जो हमारी, जल्दी जल्दी सांस लेते हैं या सांस नहीं ले सही सही से नहीं ले पाते, तो वो गड़बड़ी हमारे ब्रेन से यानी हमारी मेडुला ऑब्लंगेटा से है। ये हम नर्वस सिस्टम में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और अभी ये नॉर्मल पढ़ लिया, अब नॉर्मल अभी शुरू नहीं कर रहे हैं क्योंकि क्लास का टाइम हो गया है, ठीक है। अस्थमा और ब्रोंकाइटिस और COPD हम पढ़ेंगे अपनी अगली क्लास में। और अभी हम 2-5 मिनट में क्वेश्चन ले लेते हैं। किसी अपना अनम्यूट करके किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो फिर आप पूछ लीजिए। अच्छा, किसने ये लिखा है कि मैं आपकी हर क्लास अटेंड करता हूँ और आपने मुझे ग्रुप में ऐड नहीं किया है? तो प्लीज आप जो भी है आप मुझे अपने व्हाट्सएप नंबर पे, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे हाय लिख दीजिए, या फिर मैं ग्रुप, अपने ही ग्रुप में लिंक शेयर कर देती हूँ, आप उस लिंक शेयर से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और नमस्ते। हाय शीतल, नमस्ते। यस मृदुला जी, एक क्वेश्चन था कि जो बेबी बोर्न होते हैं उन वो बोर्न होने के बाद तुरंत ही जो लाइक क्राई करते हैं, तो उसमें लाइक हम बोलते हैं कि उनके लंग्स तब खुलते हैं, हाँ हाँ, एक्टिवेट होते लंग्स हैं। प्रॉपरली नहीं सो हमारी, क्योंकि जब या उनका जब बेबी जब मदर के वॉर्म में होता है, तब उस समय उसका लंग्स प्रॉपरली, लंग्स फंक्शन भी नहीं कर, उसका जो गैसेस एक्सचेंज का काम होता है वो उसके ब्लड के थ्रू हो रहा होता है, वो मदर के लंग से हो रहा होता है, ठीक है। तो उस समय उसके मतलब वोम में उसके लंग्स इनएक्टिव होते हैं, ठीक है। तो जब बॉर्न वो जब करता है, हाँ जब बॉर्न करता है तब उसको वो जो, तब मतलब फर्स्ट जब वो क्राई करता है तो फुल प्रेशर से उसके लंग्स में ब्लड जाता है, और लंग्स फर्स्ट टाइम काम करना शुरू करते हैं उस टाइम पे। अगर वो उस टाइम पे उसने क्राई नहीं किया, मतलब क्राई करने का मतलब है वो मतलब पूरा पूरा प्रेशर से मतलब अपना उधर सर्कुलेशन ऊपर की तरफ भेजता है। अगर वो वहां से क्राई नहीं किया और उसने उसके लंग्स एक्टिव नहीं हुए उस समय, और उसमें फ्लूइड होता है क्योंकि, तो फ्लूइड भर जाता है और उस समय वो ये सब दिक्कत आती है, ऑक्सीजन तो ब्रेन तक नहीं, क्योंकि फिर वहां पे उसके एक्टिव होने चाहिए, वो एक्टिव नहीं हो पाते। और इस केसेस में जो है ये सारी प्रॉब्लम हम जानते ही है कि MR चाइल्ड जो होते हैं। या सो वो जब खुल के रो नहीं पाते हो, तो वो लंग्स में थोड़ा सा लाइक ये फुल एक्टिवेशन नहीं होता, एंड हाँ उनकी ब्रीदिंग में कंटिन्यू आवाज आती है। तो हाँ वो हाँ। एक हमारा केस है हमारे पास, जो भी 2 मंथ का था। हम्म तो अभी लाइक उसकी काफी आवाज आ रही है फुल, उसके ब्रीदिंग में 24 आवर। हम्म हम्म। सो उसको हम लाइक क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं, उसको किस टाइप एडी का के, उसको प्रॉब्लम बोल सकते हैं? उसको हम AD के दे सकते हैं ना, वो न्यूमोनिया टाइप का हो गया ना उसको, मतलब उसमें हम्म। पानी, मेरे बेटे को भी सेम प्रॉब्लम थी। मेरा बेटा जब बॉर्न हुआ था उसको भी लंग्स में पानी भर गया था, और वो डॉक्टर डायग्नोस नहीं कर पाए थे उनको क्या प्रॉब्लम है। और मेरे फादर इन लॉ ने फिर देखा था कि ये नहीं, इसमें साउंड आ रही है इसके सांस में, तो कुछ वीजिंग हम्म। साउंड बोलते हैं ना उसको, वीजिंग साउंड उसको आ रही थी। तो फिर उसको NICU में एडमिट कराया गया। वो उनका या प्रोसेस था, उन्होंने ट्रीटमेंट किया तो न्यूमोनिया ही टाइप वो डिजीज, वो ट्रीटमेंट देते हैं उसमें, जो न्यूमोनिया में ट्रीटमेंट देते हम्म। हैं ना उसी टाइप का वो ट्रीटमेंट उसको देते हैं ना उसमें। तो हमारा जो न्यूमोनिया के लिए ट्रीटमेंट है ना AD के, हम्म। ओके। AD के एंजियोटेंसिन 2 डोपामाइन किडनी क्लियर। तो अगर हाँ। आप वो ट्रीटमेंट दे रहे हो ना, तो आप उसको ये दे सकते हो, क्योंकि न्यूमोनिया का मतलब वो ये लंग्स में पानी भर जाना, और वो उसको अभी लंग्स फुल्ली एक्टिवेट नहीं हुए हैं। तो हम्म। ऑक्सीजन ट्रीटमेंट के साथ
आप इसको एडी के दे सकते हो, माइल्ड मतलब एडी का तो जो है हाँ किडनी क्लियर माइल्ड में या दे सकते हो। हाँ या हाँ, ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं है किसी का कोई क्वेश्चन, सबको समझ आ गया? ठीक है, तो फिर हम इस क्लास को यही खत्म कर, आप किसका किसके किसने लिखा था चैट बॉक्स में कि आपको ज्वाइन नहीं किया है? ठीक है, मैं आपको ज्वाइन कर लूंगी, आप मुझे अपना नंबर सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। ठीक है, तो आज का क्लास यही खत्म करते हैं, और आगे की क्लास में हम नेक्स्ट वेडनेसडे की क्लास में ही ये वाला हम अस्थमा शुरू करेंगे, है ना? ठीक। थैंक यू सो मच ऑल फॉर ज्वाइनिंग। ठीक है, तो क्लास में खत्म करते हैं।